तो आप दोनों की टोटल टेक होम पे कितनी है? The complete CTC is 1 CR. तो 10 साल काम करके तो 5.5 लाख आज हो गई है, बट 10 years बैक क्या अमाउंट था जिससे स्टार्ट किया? It was 10 to 12K per month. 1.8 जिसमें मेरे को सिटी भी चेंज करनी पड़ी थी. मेरे 3.75 lakhs पर एनम। तो आपके अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस देखूं तो हर महीने कुछ 4 लाख रुपीस बच जाते हैं। आप कितना इन्वेस्ट करते हो हर मंथ SIPs के थ्रू? 3 lakhs। Around 1.4 lakh. आपकी घर की कीमत, इसी घर का रेंट हो जाएगा 7 लाख रुपए। अरे बाप. ओह। 2 to 3 weeks back, जो भी मेरी कंपनी थी उन्होंने उस दिन बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी एंड ऑल द एम्प्लॉइज वर लेट गो. क्या वी नीड अ हाउस नाउ या 10 साल बाद या 5 साल बाद? क्या रियल एस्टेट में पैसा डालना फायदेमंद भी है? मेरा एक ड्रीम है कि मेरे को इवेंचुअली जाके किसी बीच साइड लोकेशन में चिल मारना है, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे घर लेना ही है तो फिर मैं वहीं पे क्यों ना लूँ। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। दोस्तों, फिक्स योर फाइनेंस के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ है यश और उनकी वाइफ पद्मिनी। ये दोनों दिल्ली में रहते हैं, ये दोनों मैरिड है। आज इनकी स्टोरी को जानेंगे एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान एंड फिक्स देयर फाइनेंसेस। वेलकम टू द शो गाइस। कैसे हो आप लोग? वेरी गुड। आपकी उम्र कितनी है? सो आई एम 31. 32। आप लोग कैसे मिले? कितने साल पहले आप लोग की शादी हुई है? सो हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं. ये मेरी सीनियर थी और आपने सीनियर बता लिया? वाओ। राइट. तो सीनियर थे हम लोग. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में थे. मैं थिएटर में था, ये डांस में थी, तो हम वैसे मिले थे और फिर कुछ टाइम बाद वी स्टार्टेड डेटिंग एंड हमारी शादी हुई है 23 में, तो 2 साल हो गए. ठीक है। कौन से कॉलेज में मिले आप? तो हम केशव महाविद्यालय कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं. ओके। तो मैं कंप्यूटर साइंस में था, ये मैथ्स में थी. मैथ ऑनर्स में थे। ठीक है। क्या करते हो आप अभी दोनों? मैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हूँ एक एक्चुअरियल फर्म में विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, और मेरे को इस प्रोफेशन में 10 साल हो गए हैं. लाइक आई स्टार्टेड माई करियर इन द सेम फील्ड एंड आई एम स्टिल हियर ओनली. एंड क्वालिफिकेशन वाइज आई डिड माई मैथ्स ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद अभी मेरे 13 एग्जाम्स हो गए एज पर द ओल्ड एक्चुअरियल करिकुलम दैट वी हैव. सो आई एम एन एसोसिएट एक्चुअरी. फॉर फेलोशिप आई नीड 2 more एग्जाम्स, तो वो फाइनल 2 एग्जाम्स के बाद आई विल बी अ फेलो एक्चुअरी. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि फिक्स योर फाइनेंस में एक एक्चुअरी प्रोफेशनल आए हैं. ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से समझाना पड़ेगा. अच्छा. कि ये क्या है. ठीक है. ये क्या प्रोफेशन है, इसमें क्या होता है और कैसे आपकी ग्रोथ होती है. ठीक है. तो एक्चुअरियल प्रोफेशन में अगर मैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में बोलूँ कि हम लोग रिस्क एनालाइज करते हैं. मेजरली हम लोग इंश्योरेंस कंपनीज के लिए रिस्क एनालाइज करते हैं. आप इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो और आप ये कैलकुलेट करते हो कि हमें कितने इंश्योरेंस देने चाहिए ताकि अगर कोई आगे जाके क्लेम कर ले तो हम उन सब के क्लेम्स कर सकते हैं, पे आउट कर सकते हैं, और उसके बाद भी हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल रहे. और इसमें जॉब्स कितनी है, मतलब कितनी कंपनीज आप जैसे प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, और हाउ इज द पे? एक मिथ है कि एक्चुअरीज का 1 करोड़ का पैकेज होता है. वो एक टाइम पे शायद था, बट विद द इंक्रीज्ड अवेयरनेस अबाउट दिस प्रोफेशन वो अब है, बट नॉट एट, आई वुड से नॉट दैट अर्ली इन द करियर विच इट माइट बी अर्लियर. आपको कितने साल लग जाएंगे वो 1 CR वाले मार्क में पहुंचने में? I think another 3 years. 3 years, which is like before 35. I hope so. तो आपके 10 साल के एक्सपीरियंस, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है. आपको कितने साल हुए काम कर रहे हैं ब्रो? ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस. आई गेस 2015 से ही मैंने भी स्टार्ट किया है. 25 अब 10 years हो गए हैं. आपने क्या जॉब किया? आपने क्या पढ़ाई की? सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करी थी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड उसके जस्ट बाद आई स्टार्टेड वर्किंग. सो मैं एज अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. यू मेंशन दैट 2 हफ्ते पहले ही आपने नौकरी, मतलब आप यू स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स. व्हाट हैपेंड 2 weeks बैक? 2 to 3 weeks बैक जो भी मेरी कंपनी थी उन्होंने उस दिन बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी एंड ऑल द एम्प्लॉइज वर लेट गो बिकॉज देयर इज नथिंग ऑन दैट बिजनेस. ये थोड़ा स्टार्टअप का इशू रहता है. व्हेन यू वर्क फॉर अ स्टार्टअप यू हैव दैट रिस्क. आपने कितने साल काम किया इस कंपनी में? एग्जैक्टली 2 years. 2 years. And did you see this coming? Not at all.
नॉट एट ऑल, वी डिडंट, मतलब हमको कोई भी आइडिया नहीं था कि ये भी पॉसिबिलिटी है। इवन हम सुबह से उस दिन जिस दिन हमको पता चला उससे 10 मिनट पहले भी यही बात हो रही थी कि 3 महीने बाद का क्या प्लान होगा। सो अभी क्या प्लान है आपके? Are you looking for jobs? Yes, I am looking for jobs, and also I'm taking some freelancing work here and there. So I have my plans around that too. I'm working for some things today also, so I'm not empty-handed. Got it. ठीक है, तो अभी आपके फाइनेंसेस के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ योर कॉम्पनसेशन फर्स्ट। आप दोनों की टोटल टेक होम पे कितनी है? हम दोनों ने अभी कुछ दिन पहले कैलकुलेट किया, हमारी द कंप्लीट CTC इज 1 CR। एंड पोस्ट टैक्स मंथली कितना कॉम्पनसेशन? पोस्ट टैक्स मंथली इज अराउंड 5.5 5.5 lakhs। ठीक है, अभी के इकोनॉमी में क्या लगता है कि जॉब ढूंढना उतना ही आसान होगा कि अभी मुश्किल है? जितना भी समझ आ रहा है थोड़ा मुश्किल है, दैट टू जितना मैं भी समझ पा रहा हूँ फ्रेशर्स के लिए तो और डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि अब जैसे आई एम इनटू सॉफ्टवेयर, AI ने थोड़ा पैराडाइम चेंज तो करा है। ट्रू। तो वो चीज़ आपको इम्पैक्ट तो करेगी, बट यू विल हैव टू रन विद दैट। एग्जैक्टली। तो 10 साल काम करके तो 5.5 लाख आज हो गई है, बट 10 years बैक क्या अमाउंट था जिससे स्टार्ट किया? आई डोंट नो कि आपको हंसी आएगी या आश्चर्य लगेगा, बट मेरी फर्स्ट सैलरी वाज 1.8 LPA। ओके। ठीक है, बिकॉज आई वाज ग्रेजुएट स्टार्टिंग ट्रेनी, नॉट ट्रेनी बट इट वाज एन एक्चुअल जॉब, नॉट अ इंटर्नशिप और समथिंग। या तो वो भी इट वाज 10 to 12K पर मंथ। 1.8, जिसमें मेरे को सिटी भी चेंज करनी पड़ी थी। फ्रॉम दिल्ली आई वेंट टू चेन्नई फॉर सम टाइम, वर्क देयर एंड देन केम बैक। या व्हाट अबाउट यू? मेरे 3.75 lakhs per annum। which is like 30 odd thousand. हाँ। So 5.5 lakhs is your monthly take home pay. Now we'll look at your expenses. तो मेरे पास आपकी शीट है, इसमें मंथली इनकम तो है 550, उसके साथ इंसेंटिव्स है 10 लाख एनुअली, Yes. so around 80 odd thousand rupees a month. So your total मंथली इनकम इज अराउंड 6 lakhs अगर उस बोनस को भी गिने। आपका रेंट या फिर EMI नहीं चल नहीं, रहा है? रेंट है, वो Rent है। मैं थोड़ा सा पहले से कि रेंट है, वो ये प्लेस है, वी आर रेंटिंग इट आउट, एंड हम दोनों और मेरे मॉम डैड हम साथ में रहते हैं, 4 बंदे। ठीक है, क्या रेंट है इस जगह यहाँ का? पे 37.5 है, ओके, बट ऑलमोस्ट 2K आपका मेंटेनेंस भी आता है, तो मैं उसको 41 मान के चलता हूँ कि 40। 40,000। इलेक्ट्रिसिटी 6,000 लिखा है, आउटसाइड फूड प्लस वीकेंड्स 10,000, हाउस हेल्प 6,000, फ्यूल 7,000। डू यू गाइस हैव अ कार? यस, वी हैव अ कार एंड अ 2-wheeler। एंड अ 2-wheeler। क्या उसके कोई लोन्स चल रहे हैं अभी? कंप्लीटेड, कार Completed. वाज ऑन लोन बट हो गया खत्म। ठीक है, क्या उसके बाद में OTT, मेडिकल एक्सपेंसेस, पेरेंट्स एक्सपेंसेस, ग्रोसरी 20,000, एनुअल वेकेशंस 35,000, जिसके लिए आप मंथली अपने नंबर डाल दिया है। या इज दैट करेक्ट? सो हम ये प्लान करते हैं कि हम एक इंटरनेशनल वेकेशन करें पर ईयर, और एक आध 1 or 2 लोकल, एज इन नॉट लोकल बट डोमेस्टिक। एंड लास्ट है शॉपिंग विच इज 10,000। अगर मैं आपके सारे एक्सपेंसेस गिनूं, रेगुलर एक्सपेंसेस आपका टोटल कुछ 1 लाख है, ये वेकेशंस को ऐड करके कम्स टू अराउंड 1,36,000। हाँ, इसके अलावा हमारे पास थोड़ा सा मिसलेनियस हम ना कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं बाहर निकल गए, कभी कभार ज़्यादा खर्चा हो जाता है, फ्रेंड्स के साथ चले गए, कोई पार्टी करने चले गए या हाउस पार्टी, यहाँ पे लोगों को इनवाइट कर लिया, तो वो सब मैं रिकरिंग में नहीं डाल पा रहा था, इसलिए मैंने नहीं डाला। बट ऑन एन एवरेज डू यू हैव एन आइडिया कि आप कितना सेव कर सकते हो? अगर वो नंबर आपके पास है तो ये एक्चुअल खर्चा निकल आएगा। हमारे दोनों का ही ऐसे है कि एक फिक्स्ड SIPs आर चल ही रही है। चल ही रही हैं, एंड हम अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे हिसाब से, बट हमें ये लगता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं उसके साथ वो एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो आपके अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस देखूं तो हर महीने कुछ 4 लाख रुपीस बच जाते हैं। हाँ। क्या ये कंसिस्टेंटली पिछले 12 महीने में बचे हैं? हाँ, आई वुड से यस ओनली, क्योंकि वी हैव कैश इन आवर बैंक आल्सो, तो दैट मींस कि हमारे पास बचे हैं, जबकि SIPs भी हमारी रनिंग है, वी हैव दैट। आप बता सकते हो कि आप लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हो अभी तक? हाँ श्योर, तो इनका मेजर क्या है, इनका टोटल ये सारे सारा म्यूचुअल MF फंड में जाता है। म्यूचुअल वो फंड्स में? सेग्रीगेटेड है, डिवाइडेड है, वो अपने फ्रेंड से अब थोड़ा सा पूछते हैं, मतलब वो भी एक नॉलेजेबल पर्सन है, तो उनसे थोड़ा सा पूछ के वो स्प्लिट कर लेते हैं अलग अलग जगहों पे। मेरा हाफ म्यूचुअल फंड में जाता है, हाफ मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ थ्रू स्मॉल केस। तो वो एक स्मॉल केस मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, आई फील कि वो मेरे को अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो आई एम कंटिन्यूइंग ऑन टू दैट। वो 1-2 साल से आई एम कंटिन्यूइंग। ठीक है, आपके कितने म्यूचुअल फंड्स है पोर्टफोलियो में? और क्या आप कोई क्या ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स है, रेगुलर फंड्स है? नहीं, ये रेगुलर फंड्स हैं। ठीक है। ऑल ऑफ देम आर रेगुलर, क्योंकि बेसिकली वन ऑफ माय फ्रेंड्स स्टार्टेड हिज ओन एडवाइजरी course. एंड तो फिर मैंने
उसी के थ्रू बोला कि भाई ठीक है, मेरे पास इतने पैसे हैं, तू देख ले क्या करना है। और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल भी खराब नहीं है अगर आपके जो वेल्थ मैनेजर है वो आपको सही तरीके से गाइड कर रहे हैं और आपके लिए अच्छे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या रेगुलरली आपके म्यूचुअल फंड्स चेंज किए जाते हैं कि सिमिलर ही नहीं, है? वो एनुअली उसको रिव्यू करते रहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं अपने उसमें, तो वो चल रहा है। ठीक है, मेरे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि Okay. म्यूचुअल फंड मैंने जो लेट्स से मैंने 2-3 साल पहले जो स्टार्ट करी थी SIP, मैं वहीं पे ही हूँ, क्योंकि मेरे को फिर से रिव्यू करने का टाइम नहीं मिला। मैंने मतलब उस टाइम पे सोचा कि हाँ मुझे मतलब X% स्मॉल कैप में डालना है, X% मेरे को फ्लेक्सी में डालना है। मैंने वो डिसीजन उस टाइम पे बनाया। कितना है वो परसेंटेज बताइए ब्रेकअप? इट वुड बी अराउंड 40% स्मॉल कैप, 20% फ्लेक्सी एंड एक US का फंड ऑफ फंड्स है, 10-20% फंड ऑफ फंड्स होगा, और उसके अलावा इलेस्टस था। ओके, ये तो बहुत एग्रेसिव है। हाँ, क्योंकि अगेन जब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मेरे को पता ही नहीं उस पैसे का क्या करना है, तो इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म मेरे लिए, कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो मैंने बस उसको पुट इन कर दिया उस वे में। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पोर्टफोलियो में 40% स्मॉल कैप है। हाँ, स्मॉल कैप ने पिछले एक साल में बहुत ही कम रिटर्न्स दिए, और ऐसे कई सारे टाइम पीरियड्स आए जिसमें स्मॉल कैप ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। हाँ. अब मानो उसी टाइम पे अगर आपको घर का डाउन पेमेंट निकालना हो, आप कभी भी लॉस में अपने म्यूचुअल फंड नहीं बेचोगे, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्मॉल कैप और मिड कैप में आप ये 40-30% ना डालो, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। ओके, राइट? Yeah. 20%, 25%, आप अगर बहुत एग्रेसिव हो 25% इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, एंड दैट शुड बी द अपर लिमिट। ओके। अगर आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना विच इज लाइक नो ब्रेनर और जो 14 से 15% का रिटर्न दे, 50% इन लार्ज कैप वाया निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, 15% के करीब फ्लेक्सी कैप फंड में, 10% आपके नैस्डैक 100 फंड में, FOF जो आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, गोल्ड में 10%, ओके, और रिमाइंडर मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स में। सो आपने मिड कैप स्मॉल कैप बहुत स्मॉल कर दिया, मतलब 20% अराउंड कर दिया। यस, ठीक है, 15 to 20% कर दिया है, क्योंकि नैस्डैक 100 मेरे लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल में 18% का रिटर्न दिया है, 10 साल में 16% का रिटर्न दिया है। आज के कॉन्वर्जेशन में भी हमने AI की बात की, बट अगर आप इंडिया में बैठे बैठे सिर्फ इंडिया के मार्केट्स में इन्वेस्ट करोगे, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द AI रेस। AI की सब इनोवेशन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से हो रहा है मेजरली, so you have to invest in those companies to benefit out of that. So Nasdaq 100 में आपको इन्वेस्ट करना है। कैसे कर सकते हैं उधर? There are 3 ways. सबसे पहले बताता हूँ कि US में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। एक तो ये कि जितना भी टेक इनोवेशन है दुनिया का, वो सब के सब US में हो रहा है। दूसरा, 2003 में या 2005 में $1 की कीमत थी 40 रुपए, आज है $1 की कीमत 85 रुपीज। कुछ करे बिना रुपीस की वैल्यू हर साल 3 से 4% से गिर रही है। तो मान लो आप हर साल $100 की एक नोट खरीद रहे हो, आज 85 में आपने एक $100 का नोट खरीद लिया। 10 साल बाद जब उसकी कीमत 170 होगी, आप जब फॉरेक्स शॉप में जाओगे और वो $100 का नोट दोगे, आपको 8500 नहीं मिलेगा, आपको 1700 मिलेगा, 17,000 मिलेगा, राइट? सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी डॉलर डिनोमिनेटेड स्टॉक्स, आपको उसका ग्रोथ तो मिल ही रहा है, प्लस आपको 3-4% डॉलर का भी ग्रोथ मिल रहा है। तो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए नैस्डैक का रिटर्न पिछले 5 सालों में 18% नहीं है, इट्स 22%, क्योंकि वो डॉलर का भी आपको मिल रहा है। बट अब ये डॉलर वाला तभी मिलेगा जब आप अपना पैसा डॉलर में डालो। तो यूएस में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं। एक जो आप करते हो फंड ऑफ फंड, उसमें पैसा रुपीज में ही इन्वेस्ट हो रहा है, आपका पैसा रुपीज में इन्वेस्ट हो रहा है। दूसरा तरीका है डीमैट अकाउंट्स के थ्रू आपका ETF, वो भी सेम रुपीज में इन्वेस्ट करता है। तीसरा तरीका है IND मनी, ICICI डायरेक्ट, कोटक सिक्योरिटीज, इन सब के आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर सकते हो। और इसमें आप अपना अगर 40,000 इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले 40,000 को कन्वर्ट करते हैं $450-500 में, और फिर वो डॉलर इन्वेस्ट होता है। सो दैट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट। तो ये तो हो गए इन्वेस्टिंग। आप बोल रहे हो कि आप बहुत हैप्पीजार्ड वे में कर रहे हो, और सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो। आप कितना इन्वेस्ट करते हो हर मंथ SIPs के थ्रू? 3 lakhs. 3 lakhs, which is like almost everything that you earn. Is that more correct? than that? More than that. More than that. How does that work? तो बेसिकली जैसे मैं बोलता कि हमारे एनुअल बोनसेस जो होता है ना, सो दैट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। अब क्योंकि खर्चा ऐसा जितना बहुत ज़्यादा नहीं है, सो वो अब
ज्वाइनिंग बोनस जब मिला तो वो बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, फिर वो ऐसे ही भी चल रही है, थोड़ी बढ़ भी गई, फिर जब बाय द टाइम 1 साल हो गया तो वो फिर से एक बोनस आ गया, तो वो सारा जो खर्चा है और जो बैंक में पैसा बचा है वो सारा बोनस में से हो जाता है। और एक और चीज़ है, जैसे अब जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो मेजरली फिर यही देख रहा है। हाँ। तो मेरे ऊपर वो वाला भी नहीं है कि अच्छा मुझे रेकरिंग कुछ एक्सपेंस देखना है, मुझे बस अपने खर्चे, जैसे अपने कुछ शॉपिंग है, दैट्स हाउ वी हैव प्लान्ड कि मैं खर्चे कंप्लीटली देख लूंगा, यू सेव एवरीथिंग यू हैव एंड देन वी विल सी कि हमको कैसे करना है। तो इसीलिए वो सारा जा पा रहा है, मतलब ये भी है। हाउ डिड यू रीच द कंक्लूजन कि एक पर्सन पूरा सेव करेगा और दूसरा आप खर्चा आई करोगे? थिंक इट वाज सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटिक, जैसे बोलोगे एक फैमिली सेटअप जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है वैसा ही। मतलब इट वाज नॉट डिसाइडेड बट लेट इट फ्लो वाले में ये ऐसा बना कि हाँ आई दे तू अपना मस्त इन्वेस्ट कर, विल सी कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो आप मंथली कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? So around 1.4 lakh, 70,000 in mutual funds, 70,000 in stocks through small case. ठीक है, और आप महीने के फिक्स 3 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड। तो 4.5 लाख रुपए आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, विच मीन्स दैट यू आर सेविंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ योर इनकम। दिस इज कमेंडेबल। आप एक चीज बताइए, जब आपको न्यूज मिली कि आप और 500 और लोगों को ले ऑफ किया गया, आपका रिएक्शन वर्सेस बाकियों का रिएक्शन, वाज देयर अ डिफरेंस? ह्यूज डिफरेंस। अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जब पीपल गॉट टू नो दिस तो सबसे पहले ये था, अरे मेरी ईएमआई। दिस इज समथिंग आई इंटेंशनली वांट कि मैं इसमें बाउंड नहीं होना चाहता कि भाई अगर ऐसा होता है कि मेरे पास ईएमआई होती मेरे सर पे तो मेरे को लगता है कि यार मेरे को कल जॉब चाहिए, चाहे वो बिल्कुल मिनिमल वैल्यू पे हो, क्योंकि मेरे को ईएमआई पे करनी है। नॉट जस्ट ईएमआई, आल्सो द लाइफस्टाइल। आई एम श्योर 80% ऑफ द पीपल जो 5 लाख कमा रहे हैं उनकी स्पेंडिंग बहुत ही डिफरेंट होगी आज के दिन, राइट? 2025 एक ऐसा साल है जहाँ पे लेऑफ्स की न्यूज़ बहुत ही रेगुलरली मिलेगी, क्योंकि कंपनीज एंड कंट्रीज, एवरीवन इज लिविंग इन अ वेरी अनसर्टेन वर्ल्ड। तो अगर आप एक जॉब करते हो, आपको सबसे पहले अपने सारे फिक्स्ड ऑब्लिगेशन के 3 से 4 गुना अमाउंट को सेव करना है। दूसरी चीज, हो सके तो डीले एनी बिग परचेज। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है 1 साल वेट कर लो, घर खरीदना है तो शायद आप 1 साल वेट कर सकते हो, क्योंकि अभी मौका नहीं है कि एक बड़ा ऑब्लिगेशन में आप एंटर करो, बिकॉज जॉब मार्केट्स आर वेरी वेरी रिस्की। अब बात करते हैं आपके फ्यूचर की, लाइक ये डबल इनकम, राइट? आर यू प्लानिंग टू हैव किड्स इन द फ्यूचर कि Not at the moment. वी स्टिल हैव अ क्वेश्चन मार्क। हमने बेसिकली हम उस स्टेज पे हैं कि जब तक हमें बहुत ज़रूरी नहीं चाहिए होगा ना, तब तक वी वोंट गो फॉर इट। Basically, we need to be 200% in कि yes, we emotionally like want this in our life. Otherwise, मुझे लगता है कि it's not fair, मतलब हमारी लाइफ भी बहुत इम्पैक्ट हो जाएगी, हम लाइक ऑफ कोर्स। तो वो मेजरली फॉर वो तो बहुत फर्क आता ही है। वी आर स्टिल थिंकिंग, वी हैवंट डिसाइडेड कि हम डिंक की जा रहे हैं, हमने वो डिसाइड नहीं करा है अभी, बट अभी तक तो यही दिख रहा है कि हम उसी पाथ पे चल रहे हैं, बट अभी 2 साल ही हुए तो कोई बात नहीं, ठीक वी है, स्टिल हैव टाइम, ऐसा लगता है। ठीक है। तो मतलब और क्या फाइनेंशियल अर्ली रिटायरमेंट के बारे में आप लोग Yes, सोच रहे हो? मैं हाँ। काफी सोचता हूँ। मेरे पास लाइक मतलब आई वांट टू बी एफआई, जो वैसे हाँ हाँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। रिटायर अर्ली वाला मेरे को इतना नहीं, आई एम ओके टू वर्क टिल मैं व्हेनेवर आई कैन। मैं सोचता हूँ कि फिर एट सम पॉइंट इन टाइम इन माय लाइफ आई वांट टू से कि मैंने पैसे के लिए काम कर लिया। अब जो मैं काम करना भी चाहूँ, क्योंकि आई लव डूइंग सॉफ्टवेयर, मेरे को कोड करना बहुत पसंद है, तो वो चीज़ मैं करना चाहता हूँ कि मैं अपने मज़े के लिए कोड कर सकूँ, रादर मैं कि कल मेरे को बॉस डांटेगा इसलिए कोड करना है, वो मेरे को नहीं करना। अगर आपने अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचा है, तो क्या आपने घर लेने के बारे में भी सोचा है? यही आई वॉन्ट योर हेल्प, वी वॉन्ट योर हेल्प। क्या वी नीड अ हाउस नाउ, या 10 साल बाद या 5 साल बाद? क्या रियल एस्टेट में पैसा डालना फ़ायदेमंद भी है? क्योंकि लोन लेना पड़ता है, स्टेबिलिटी स्टेबल होना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं दिल्ली में घर लेता हूँ, फिर मैं ना गुड़गांव में ही जॉब देखूंगा, मैं कहूँगा नोएडा में ही जॉब मिल जाए, चाहे 2-4 लाख रुपए कम मिल जाए, मैं बैंगलोर नहीं जा पाऊँगा, बैंगलोर हब है, हैदराबाद नया हब है, वो फिर मेरे को लगता है कि मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाऊँगा, तो मेरे को घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। टू मेनी वेरिएबल्स मेक्स मी फील कि अभी तो रहने दो, फिर
इनका मतलब thought process अलग है, बताओ। मेरा एक ड्रीम है कि मेरे को इवेंचुअली जाके किसी बीच साइड लोकेशन में चिल मारना है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे घर लेना ही है तो फिर मैं वहीं पे क्यों ना लूं। तो इनको लगता है कि अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है रियल एस्टेट में तो वुडंट इट बी बेटर कि मैं अपने रिटायरमेंट होम पे करूं। हाँ, प्लस फाइनेंशियली इट डज इट मेक सेंस। वो ये भी हमारे दिमाग में बहुत वो बड़ा दिस इज क्वेश्चन वेयर है। वी वांट यू टू हेल्प। आप एक चीज समझो ना, आज आपकी 40,000 रुपए का रेंट है, हर साल कितने % से बढ़ता है दिल्ली में? अब 7.5 to 8% मान के चलो, बढ़ रहा है ना, क्योंकि 5 चल रहा था, बट वो एकदम से 10 भी हो गया बीच में। आप मतलब साल के 5-6 लाख रुपए लगा रहे हो इसमें, और धीरे धीरे करके हर 5 साल में आपकी लाइफस्टाइल भी बढ़ेगी। मतलब आपको 5 साल बाद आपको 70,000 का घर में जाना पड़ेगा, 80,000 का घर में जाने का मन करेगा। हाँ, मन करे। अभी भी लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, अब अच्छा पूल ऑफ मनी हो गया तो लेट्स अपग्रेड। मतलब दिस इज आल्सो नॉट बैड, बट मतलब और अच्छा कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। अगर आप इसी घर में रहते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल द पैरामीटर्स दैट यू हैव गिवन, आपकी घर की कीमत, इसी घर का रेंट हो जाएगा 7 लाख रुपए। अरे बाप रे। ओह ओके, हाँ ठीक है। तो मतलब इट इज स्कैरी। It is scary and it is insecure because you have one less thing to worry about if you have a house by the time you want to retire. Yeah. अब ये आप सोचो, आज 60 रिटायरमेंट के टाइम पे 7 लाख है, 70 तक जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा, 9 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। पर अब ऐसे अगर हम सोचे हमारी इनकम भी तो बढ़ेगी ना, लेकिन 50 के बाद नहीं बढ़ेगी ना, एक टाइम के बाद इनकम स्टॉप हो जाएगी। So if you guys are sure about early retirement, then buying a house makes sense. पर जैसे अगर अब जैसे मेरे को है कि नहीं भाई, मेरे को एक मेरा लाइफ गोल मान लो कि ये है कि नहीं भाई मुझे तो वहाँ पे घर लेना ही है, तो फिर क्या करना चाहिए? If I were you, मैं सिर्फ अपने प्राइमरी सिटी में घर खरीदूंगा, क्योंकि 10 साल बाद शायद मुझे गोवा इतना अट्रैक्टिव ना लगे, ठीक है। बट अगर मैंने तभी घर खरीद लिया है और उसके बाद अगर मुझे नहीं अच्छा लगा, then I have to sell and that becomes a very big hassle. Instead, I just keep renting for 3 months every time I go and visit, because Goa, as we have seen, last 10 सालों में बहुत बदल गया है। हाँ, मेरा भी सेम ड्रीम था, आज के दिन वो ड्रीम नहीं रहा। अब ये बताइए, क्या आपके करंट पोर्टफोलियो या फिर करंट नेटवर्थ कितनी है? क्या आपने इस शीट में भरा है? हाँ। आपने शीट में ऑलरेडी भरा हुआ है। तो म्यूचुअल फंड्स की करंट वैल्यू है 1.6 CR, हाँ। स्टॉक्स की वैल्यू है 18L, यूएस स्टॉक्स की वैल्यू है 2.7L, कैश इन बैंक, इज दिस योर इमरजेंसी फंड? अब ये कैश इन बैंक है बस। तो 24 लाख रुपए आपके कैश में, आपके हाँ। बैंक में। ये जो आपका म्यूचुअल फंड का अमाउंट है 1.6 CR, ठीक है, इफ दिस ग्रोज एट अराउंड 13 to 14%, जो आपने पोर्टफोलियो देखा है उसके हिसाब से इट हैज बीन ग्रोइंग एट अराउंड 14%। इसका यह मतलब है कि हर 5 साल में अमाउंट डबल हो रहा है। Yes. ठीक है, तो 1.6 CR आफ्टर 5 years will become 3.2 and after 10 years it will become 6.5 CR. Existing amount. Additional investments नहीं, just the existing amount of your mutual funds will become around 6.5 CR in the next 10 years. So I don't think कि जो आपका financial independence का जो goal है that is very far fetched. I think it is very very possible. बट अभी हमारे पास घर नहीं है। आपके पास घर नहीं है तो आपका जो 6L का जो अमाउंट है उसमें से अगर आप EMI भी डाल देते हैं तो आपका आगे से रिकरिंग इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगे, बट जो ये अमाउंट है ये तो रहेगा ही, इसमें से आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, बाकी अमाउंट तो रहेगा। I think we are towards the end of the conversation. Thank you so much. Thank you so much for your time. जितने भी लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए एम कर रहे हैं, फर्स्ट चीज है ऑफ कोर्स आपको अपने टॉप लाइन में काम करना है, आपको अपनी इनकम पे फोकस करना है, बट दूसरी चीज ये है कि आपकी इनकम और आपकी जो लाइफस्टाइल की जो स्पीड है ना वो सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सेम होगी तो फिर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाला जो गोल है वो आपका कहीं ना कहीं हमेशा बैक बर्नर में ही रहेगा। सो यू हैव टू लुक एट योर एक्सपेंसेस। डिस्क्रिप्शन में हमारा एक्सपेंस ट्रैकर है, प्लीज इसे यूज करो। 1 महीना अपने सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक करो रिलीजियसली। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फकअप्स कर रहे हो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट। ये दिल्ली का इस टूर का लास्ट एपिसोड था, ठीक है। हम हर महीने अलग अलग सिटीज़ में फिक्स योर फाइनेंस का टूर करने वाले हैं। अगर आपको अपने पर्सनल फाइनेंसेस का रिव्यू चाहिए, प्लीज़ फॉर्म भरिए एंड आवर टीम विल गेट इन टच। गुड बाय, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
थैंक यू।